ये हमारा मंच का बात नहीं है, देश के सामने में आ रहा है। आज 15 साल में 40 प्रधानमंत्री कौन देश में बना है, वो हमारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो रिकॉर्ड जब ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ चुका है, तो इनके साथ हम क्या बात कर सकते हैं, इनके साथ हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, इनको हम कैसा प्रतिनिधि बोल सकते हैं। तो इसमें कोई हमें पैरामीटर में कहीं कुछ नहीं है। तो ये समस्या से जुड़ा हुआ है। इसमें प्रश्न ये उठता है कि नेपाल के लोग, नेपाल की संस्कृति, नेपाल का रहन सहन वो रिलीजियस दायरे में आता है और वहाँ पर हम टूरिज्म की बात करते हैं। इसमें टेररिज्म जो है एक नया सब्जेक्ट खुला हुआ है जब से सीपीआई सरकार बनी है, या जो वहाँ पे राजतंत्र को कैद किया गया है, राजतंत्र दम तोड़ चुका है। किस तरह से आप देखेंगे अगर वो जिंदा होता है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनता जा रहा है। नेपाल में टेररिस्ट का हब इसलिए बनता जा रहा है, नेपाल में स्वयं टेररिस्ट ही सरकार में है एक नंबर। तो उस जहाँ सरकार में टेररिस्ट है, जहाँ आतंकवाद सरकार में शामिल है, वो आतंकवाद को बढ़ावा देगा। आप देखिए जालिम मुखिया ये आया पाकिस्तान से, आप देख लीजिए जनता देश जानना चाहता है ये जालिम मुखिया को क्यों आज माओइस्ट ने इसको उड़ाध्यक्ष बनाया, क्यों इसको आज नेता बनाया। उसको जालिम मुखिया जो है नेपाल का नहीं है, वो है आया है पाकिस्तान से, और उसके बाद में वो टेररिस्ट है। जब कोरोना हुआ था, आपका ये जो निजामुद्दीन में मस्जिद में आके उसने ट्रेनिंग दे रहा था सबको, तब यहाँ से भगाया गया, फिर नेपाल गया। तब मैंने उसको रिसर्च किया ये कहाँ का है। तब ये माओइस्ट जो आतंकवाद है, प्रचंड आतंकवाद है, बावरम आतंकवाद है, हत्यारा है, इन लोग ने क्या किया है, सीधा सब उसको शरण देके और उसको नेता बना दिया गया है। नेता बनने से वो वहाँ का प्रमाणित हो जाएगा। प्रमाणित नहीं हो सकता है, जालिम मुखिया नेपाल नहीं रह सकता है। लेकिन इस तरीका का आतंकवाद ने आतंकवाद बुला के उनको संस्कार, आतंकवाद को बढ़ावा दे के, आतंकवाद को इसका फायदा पहुंचा के और शरण दे के वहाँ आतंकवाद फैला रहा है। और ये जहाँ जम्मू कश्मीर का मामला आ रहा है अभी, इसमें भी नेपाल आतंकवाद का हाथ है और नेपाल आतंकवाद का टेररिस्ट का सेंटर बनने जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान ये सब यहाँ से अभी जब भारत के साथ थोड़ा बहुत हो गया, पाकिस्तान से सारा शिफ्टिंग हो रहा है नेपाल में। और इसका शरण कौन दे रहा है, केपी ओली। इसका शरण कौन दे रहा है, प्रचंडा। इसका शरण कौन दे रहा है, रवि। और रवि आया एक अनपढ़ गवाह वो देश में, और दुनिया का लूट के अंतर्राष्ट्रीय ठग, और नेपाल में आगे बोलता कि मैं काम करूंगा। तो ये सब मिलकर आतंकवाद को शरण दे रहा है। रवि स्वयं आतंकवाद है, क्योंकि न्यायाधीश को धमकी देकर उसने अपना पक्ष में ये करवाया। तो इसीलिए ये समस्या जहाँ खड़ा हो रहा है, इसका ये समस्या जहाँ खड़ा हो रहा है, ये समस्या बहुत बड़ा एक मुद्दा है। राजतंत्र की स्थापना के पहले और बाद में क्या चुनौतियां हैं, किस तरह, क्या आपकी मैकेनिज्म होगा, क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी कि वहाँ पर पुनः से हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जाए, वहाँ राजतंत्र को लाया जाए, राजा को पदस्थ किया जाए। तो चूंकि आप संरक्षक हैं जो इस पूरे महाआंदोलन के जो नेपाल में चल रहा है, जनता सड़कों पर है, लोगों में असंतोष है, लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, कुपोषण हो रहा है, उनके जो फर्टिलाइजेशन जिस तरह होना चाहिए कृषि का और बहुत सारी चीज़ों का विकास, कोई कंपनियां वहाँ विकास अपना संयंत्र को स्थापित करने से डरती हैं, रैंसम की बातें आती हैं। तो ये तो तमाम विकृतियाँ हैं, एक चैम्बर बन गया है विकृति का। तो आप चूँकि संयोजक हैं भारत सरकार के साथ और नेपाल गवर्नमेंट के बीच, और जो तमाम यूएनओ को भी प्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आप जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या मैकेनिज्म है? What is your task? What is your challenge to sort out the issues, whatever is going on right now? Because the people of Nepal are very innocent and they are migrating. Yes, number of developing and developed countries going to ban entry of the some peoples, of course, India also and Nepal and other countries. So that in this scenario, what is your stand? See, in United Nations organizations has already taken this survey, and we have already find out the data, and we have find out the Nepal's, what is going on in Nepal, and what is the problem in the Nepal, and why Nepal could not come up for the development activities. What is the reason behind it?
that already identified, and we have identified this is all the lack of those terrorist government. This is terrorist government. There is no normal government. टेररिस्ट एक आतंकवाद का सरकार होने के कारण, देश में आतंकवाद स्थापित होने के कारण आज राज संस्था को पूरा हत्या करके उनका वंश खत्म कर दिया गया है। और उस टाइम में ये खुल के सामने में आया है रिपोर्ट में, भारत का रॉ को लगा के कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको हत्या कराया क्योंकि उनको खत्म कराना था, ये भी सामने में आई है। और उस दिन में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने सामने में ओपनली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं है, ये भारत का रॉ ने नेपाल का राजतंत्र का हत्या किया है। और उसमें प्रचंड और बाबूराम स्वयं और माधव नेपाल ये लोग स्वयं वहाँ बैठ के उनका डायरेक्शन में, उनका निगरानी में, उनका सुपरविजन में, उनका मॉनिटरिंग में उनको खत्म किया गया है। What is solution right now? What is नई सॉल्यूशन वी हैव टू ब्रिंग बैक टू दी मोनार्की। जब तक देश में शांति में रहना है, विकास का रास्ता देखना है और आगे देश को सुरक्षित रखना है और हिंदुत्व को अस्तित्व रहना है और हिंदुत्व को बचा रखना है, तो राजतंत्र का अलावा कोई चारा वहाँ है ही नहीं और न रहेगा। क्योंकि नेपाल एक आदमी से चलाने का देश है, 10 आदमी से चलाने का देश नहीं है। नेपाल देवी देवता का देश है, जो साम्राज्य होता है वही चला सकता है, क्योंकि राजा को साम्राज्य माना गया था और साम्राज्य था। आज वो हिंदू साम्राज्य, उनका भी थोड़ा गलती हुआ है कहीं। अगर मैं 4 शंकराचार्य नहीं आते 4 पीठ का तो मैं ये कुर्सी नहीं छोड़ सकता बोल के वो जबरदस्ती बैठ जाते हैं, तो ये आतंकवाद कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आतंकवाद से छीना हुआ है, बिना इलेक्शन, बिना चुनाव, बिना मतलब जाके जबरदस्ती डरा के धमका के तुम्हारा हत्या करेंगे, तुम्हारा बक्सर नाश कर देंगे, सब खत्म कर देंगे बोल के डरा के उन्होंने सत्ता छीना है। तब भी उन्होंने जब सत्ता हैंड ओवर किया था, एक भाषा कहा था कि जनता का ये अमानत जनता को ही दूंगा। तो जनता का अमानत जनता को दूंगा मतलब तो जनता का हक तो सौंपा है ना कि आतंकवाद को, ना कि ये प्रचंड हत्यारा, ना कि बाबूराम हत्यारा, ना कि केपी ओली हत्यारा, ना कि देवबा हत्यारा, चोर, इनका किसी को कुछ नहीं दिया। ये करप्टेड पैसा तो इनके हाथ में नहीं देके उन्होंने जनता को हस्तांतरण किया था। तो जनता को हस्तांतरण किया था तो जनता का राइट बनता है, और सड़क में दोबारा पुनः स्थापन करो और देश को शांति का इसमें लाओ। और जहाँ गाय काटता है तो वहाँ फांसी का सजा था। अब गाय हर गली में, हर उसमें मोहल्ला में गाय काटना शुरू कर दिया, गौ हत्या होना शुरू हो गया। ये किसने कर रहा है? ये इन लोग कर रहा है, अराजकता फैला रहा है, आतंकवाद घोषित हुआ है। और पाकिस्तान से सारा शिफ्टिंग वहाँ हो रहा है, बर्मा से सारा रोहिंग्या मुस्लिम वहाँ शिफ्टिंग हो रहा है, असम से सारा रोहिंग्या मुस्लिम वहाँ शिफ्ट हो रहा है, इंडिया से सारा मुस्लिम नेपाल शिफ्ट हो रहा है। अभी आज की डेट में, आज की डेट ये जनता जानना चाहते हैं। और इंडिया भी सुरक्षित नहीं देख रहा मुस्लिम, अभी नेपाल उन्होंने कब्जा देगा और मुस्लिम कंट्री बनाने का उन लोग का ऑलरेडी सपना नहीं, प्लान है। उसके तहत वहाँ, और एक मुस्लिम बोलता है कि सारा नेपाल में सारा मैं अकेला काफी हूँ, एक मुस्लिम काफी हूँ, बाकी मुस्लिम का बात छोड़ो। राजतंत्र की स्थापना के पूर्व और जब स्थापना होगी, आपकी चुनौतियाँ क्या हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो, भारत सरकार से या यूनाइटेड नेशन से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों से? ऐसे जहाँ हिंदुत्व और हमारा राष्ट्रत्व वापस आते हैं, 1 करोड़ युवा हमारा मंच की तरफ से हम लोग ने ऑलरेडी प्रूफ चले, 1 करोड़ युवा हम लोग ने 45 डेज, 45 भी इसलिए लगता है क्योंकि उनको छानबीन करना पड़ेगा, जिला वाइज जाना पड़ेगा, गाँव में एडवर्टाइज करना पड़ेगा। ये करने 1 करोड़ युवा को नौकरी में भर्ती करेंगे। 20 लाख आर्मी चाहिए देश में, ये 5 लाख आर्मी से कुछ नहीं हो सकता है। एक देश का सुरक्षा चाहिए तो सुरक्षा करता है तो आर्मी ही करता है, इसलिए 20 लाख आर्मी को भर्ती करना है, 1 करोड़ युवा देश में प्रचलित करना है। और जितना भी हमारा नेपाल वो कृषि प्रधान देश बोलता है, खाली बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। कौन करेगा? तो इसलिए उनका लिए हमको एक मशीनरी मैकेनिज्म तैयार करना है और वो मैकेनिज्म के तहत उनको हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाएंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम फर्स्ट ईयर प्लान में उनको सपोर्ट करेंगे और उसके बाद में वही पैसा तुमको प्रिंसिपल में बनाओ और आगे बढ़ते रहो, ताकि तुम्हारा भी कमियाँ नहीं होगा, तुम्हारा भी लाइफ सर्वाइव होते रहेगा और देश का भी अच्छा होगा, देश में भी 1 रुपया आ जाएगा, देके जाएगा। और हर डायरी डेवलपमेंट में हम आगे बढ़ेंगे, हॉर्टिकल्चर में हम आगे बढ़ेंगे और भानसार को जीरो करेंगे। ये हमारा फर्स्ट प्राइम एजेंडा है नेपाल में। भानसार जो आप खत्म करते हैं तब तक नेपाल का जनता का अभी जो बर्बादी हो रहा है उससे पूरे के पूरा नेपाल में सर्वाइव करने के लिए जनता का बहुत बड़ा राहत मिलेगा। क्योंकि वो जो भंसार का पैसा आता है ये देश में नहीं लगाता है, भंसार का
बहुत क्वेश्चन आया मेरा, मैंने जनता टेलीविजन में नेपाल में संवाद कार्यक्रम रखा था, उसमें मेरा कम से कम बहुत प्रश्न आया जनता से कि आप भंसार जीरो करने से आप कैसा देश चलाओगे। भंसार देश से नहीं चलता है, भंसार चलता है, देश चलता है इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। भंसार क्या है, वन टाइम ग्रांट है, एक टाइम आप एक सामान लेके गया, एक गिलास लेके गया, हम एक टाइम पेमेंट के लेके गया, बार बार तो हम नहीं ले रहे हैं उसमें, तो उसमें क्या है? और वो पैसा कहाँ जा रहा है? सीधा ये दलालों के हाथ में, सीधा दलालों के पॉकेट में, वो कहीं नहीं जा रहा है, अपने आप ले रहे हैं वो पर्ची लाकर जरूरी। इसलिए हम क्या करेंगे कि नेपाल में विकास और जीडीपी और अर्थ भी मेन बैकबोन है। अर्थ कैसे आएगा नेपाल में, वो ऑलरेडी एक डिजाइन है, प्लान है, अर्थशास्त्री लोग साथ में है, टीम ऑफ वर्क है। हम ऑलरेडी इसका भी एनालाइज और फाइनलाइज कर चुके हैं, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। और नेपाल एक शांति के देश और हिंदुत्व के देश और देवी देवता के जन्मस्थल के देश, और नेपाल में एक शांति का माहौल और सबको घर में एक नौकरी और मिनिमम तनख्वाह 80,000 होना पड़ेगा, नहीं तो नेपाल में 10-20 जाते के नौकरी करो कोई नहीं करता है। इस तरीका के समस्या से जुड़ा है, उसको हम लोग ऑलरेडी एनालिसिस करके तैयार करके रखा है। जो दिन हमारा राष्ट्र संस्था का स्थापन होता है और जो दिन हिंदू राष्ट्र का स्थापन होता है, उस दिन ये काम करना शुरू करेंगे। तो 45 डेज के अंदर में मोहरा ही बना देंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। बदहाल नेपाल खुशहाल की ओर बढ़ाने के लिए, गति देने के लिए, दिशा और दशा बदलने के लिए हम बात कर रहे थे विभिन्न मुद्दों पर डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल जी से, जो नेपाल भारत के बीच एक कड़ी का काम कर रहे हैं। इनका मानना है कि रोजगार, शिक्षा, कृषि, विकास, सुदृढ़ विकास, ये 4 मुद्दों को लेके, और रोजगार, बेरोजगार लोगों को, ताकि माइग्रेशन को रोका जाए। और जो बाहर से लोग नेपाल में आके अनैतिक तरीके से इनके इन्फ्रास्ट्रक्चर में बस रहे हैं, उनको भी इन्होंने चेतावनी दी है, कहा है कि अभी वो अपना आश्रय दूसरी जगह कर लें, आने वाले समय में नेपाल उनके लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। आपने आज जो हमारे ये जो 3 पॉइंट आपने जो प्रश्न किया है, उसका ये सर्वे जनता तक पहुंचाने में और उन्होंने कामयाब, आप लोग का चैनल का माध्यम से, आप लोग का मीडिया का माध्यम से, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आभारी हूँ। और आगे भी हम लोग ऐसा करते हैं। और एक चुनौती के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि नेपाल में 45 दिन में हम पूरा इसका ग्रीनरी बढ़ा देंगे। ये कुछ नहीं रहेगा इनका, ये जो अभी है उसका नहीं। हम लोग एकदम पूरा टेक्निकली और एडवांस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन स्किल, इसे मैंडेटरी, जो हर आदमी एक स्किल होगा तो वो देश विकास में ऑटोमेटिक रफ्तार में आ जाएगा। थैंक यू।